हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फोर्स एंड प्रेशर के लेक्चर नंबर 2 में, क्लास 9th। जो लास्ट वीडियो में हमने फोर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कम्प्लीटली देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स। अच्छा देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स को आप इस तरह समझिए ना। इसे समझने के लिए हमें लॉ ऑफ, जैसे फर्स्ट लॉ में हमें समझना पड़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी तरह इसमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या? लॉ ऑफ मोमेंटम। अच्छा, आप यदि फर्स्ट वीडियो देख के आएंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम जब लॉ ऑफ इनर्शिया समझे थे तो हमने पहले इनर्शिया को समझा था, तब उसके नियम को समझा था। तो हम अब लॉ ऑफ मोमेंटम समझने वाले हैं। तो पहले हम किसको समझेंगे? मोमेंटम को। किसे समझेंगे? मोमेंटम को। ठीक, तब हम किसको समझेंगे? लॉ ऑफ मोमेंटम को। अब देखिए क्या कहता है मोमेंटम। क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of an object is called as momentum। ये क्या है? अब सुनिए, कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने मोशन नहीं पढ़ा है, तो जो लोग वेलोसिटी नहीं समझते, वेलोसिटी को किसके इक्विवेलेंट समझे? स्पीड के। अब स्पीड तो आपने सुना ही होगा, बाइक चलाते होंगे, साइकिल में इतने की स्पीड से चला रहा हूँ, जल्दी आओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड घटाओ, तो आप उस तरह समझे। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का बस प्रोडक्ट कर दो तो जो हमें मिलता है वो क्या होता है? मोमेंटम। तो सुनिए मोमेंटम क्या होता है। तो इस तरह मोमेंटम बराबर क्या पढ़ें? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। अच्छा, एक और बात सुनिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत सा गलत हो जाता है लोगों का, कि जो मास होना चाहिए वो होना चाहिए एकदम फिक्स होना चाहिए। किसमें? केजी में। केजी के अलावा उसका यूनिट कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसी तरह जो वेलोसिटी होना चाहिए उसका यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। और दोनों का प्रोडक्ट कराने पर जो मोमेंटम आएगा उसका यूनिट क्या निकलेगा? मोमेंटम बराबर निकलेगा केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो यूनिट याद करने वाला चीज़ है, लेकिन आप समझ भी सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई किया, जस्ट क्या हो गया? कंबाइन हो गया। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बुक में आपको देखने के लिए, बुक का लैंग्वेज, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है ग्रीक वर्ड रो से, हम इसे पी भी पढ़ते हैं, और मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। तो रो बराबर एम वी, ये फॉर्मूला आप बहुत बुक में देखें। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जिसका मास है 5 kg। ठीक, उसका मास कितना है? 5 kg। और मान लीजिए वो कितने के वेलोसिटी से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को आप इक्विवेलेंट समझिए स्पीड के। तो यहाँ से हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या पढ़ें? एम वी, मतलब मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, उम्मीद है सब चीज़ फ्रेम में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा हो कि मोमेंटम क्या होता है। तो बस आप मोमेंटम को इस तरह समझिए कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। अच्छा, अब यदि आप मोमेंटम को समझ गए होंगे तो अब हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब कुछ नहीं बताता है, मोमेंटम से जुड़ा हुआ एक छोटा सा नियम, उस वही सेकेंड लॉ ऑफ कहता है कि आप सुनिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स। अब सेकेंड लॉ किसको डिफाइन कर रहा है? फोर्स को। कि जो मोमेंटम हम पढ़ें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम शुरू में जो है और अंत में जो, और जो चेंज आया समय के साथ, उसी को क्या कह दिया जाता है? फोर्स। सेकेंड लॉ में क्या बता रहा है कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वही क्या होता है? फोर्स। अच्छा, एक तरह समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है m जिसका शुरुआत में स्पीड है u, t समय बाद एक ऑब्जेक्ट m है जिसका स्पीड हो गया है v। ठीक। अच्छा, शुरू का मोमेंटम मान लीजिए p1 बराबर क्या हो जाएगा? mu। उसी तरह अंत का मोमेंटम क्या हो जाएगा? p2 बराबर mv।
तो ये क्या कर रहा है, फोर्स बराबर कर रहा है, फोर्स बराबर क्या कर रहा है, फोर्स बराबर कर रहा है बाद वाले मोमेंटम में से पहला वाला मोमेंटम माइनस कर दीजिए और जितना समय लगा वो नीचे लिख दीजिए, ठीक। तो इसको आप इस तरह करिए, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, बाद का मोमेंटम है एम वी और शुरू का मोमेंटम है एम यू अपान टी, ठीक। यहाँ से मैं m कॉमन ले लूँ दोनों जगह से, तो क्या हो जाता है v माइनस यू अपान टी और इधर f बाहर। अच्छा अब सुनिए, यहाँ पे मेरी गलती है कि मैंने फोर्स पढ़ाने से पहले आपको मोशन नहीं पढ़ाया, लेकिन आप याद रखिएगा कि v माइनस यू अपान टी ये एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है एसिलरेशन, उम्मीद है फ्रेम में आ रहा होगा, a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो जस्ट मैं उसी को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो f का जो छोटा फार्मूला निकलता है वो निकलता है फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन। इस फार्मूला, ये फार्मूला किस चीज़ का निकल गया, फोर्स का। तो फोर्स का जो ये सेकंड लॉ है ये हमें बस फोर्स का एक फार्मूला ही देता है, फोर्स को डिफाइन नहीं करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और सब चीज़ फ्रेम में भी होंगे। हाँ ठीक है, अच्छी तरह से है। तो एक बार मैं सेकेंड लॉ को थोड़ा आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा, सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा कि जो सेकेंड लॉ है वो मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। कैसे मोमेंटम से जुड़ा हुआ है, पहले हम लोग को पढ़ना है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जैसे ही हम लोग पढ़ लिए, हमें क्या पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में समय के साथ कितना चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो ये था सेकेंड लॉ, ये क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स था। फोर्स का सेकेंड लॉ यही था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखिए, अब सेकेंड लॉ कंप्लीट होने के बाद जस्ट अब हमें पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। क्या पढ़ना है, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, वो बस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को बताता है। जैसे देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स क्या करता है, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स, कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये कहना ये चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट F है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम F की फोर्स से इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पर बदले में ये हमारे तरफ भी एक फोर्स लगाता है F के बराबर ही, लेकिन इस फोर्स का क्या होता है, डायरेक्शन निगेटिव होता है। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन के फोर्स से क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो वो भी हमारे ऊपर -5 न्यूटन का फोर्स लगाता है। मतलब हम इसको ऐसे पंच कर रहे हैं तो वो भी हम ऐसे पंच कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो थर्ड लॉ हमें क्या बोलते हैं, बस सिंपल सा कि हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता जरूर है। हम कोई भी एक्शन कर ले उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता जरूर है। एक समय के लिए पूरे बोर्ड को देखा, आपको समझ में आएगा कि हम कोई भी एक्शन कर ले उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा, इसके कुछ डेली लाइफ में एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं, कुछ चीज़ें हमें डेली लाइफ में देखने को मिलती है इससे जुड़ी हुई। जैसे हमने यदि कभी अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, क्या हुआ, चंद्रयान 3। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा ऐसे करके वो था ऐसे, और वो जब ऊपर जाना चाहता था ऐसे करके, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्यूल, ये क्या निकल रहा था, फ्यूल का एग्जास्ट ऑफ फ्यूल, ये अर्थ के ऊपर बहुत तेज़ी से क्या लगाए, फोर्स लगाए। बदले में अर्थ ने भी उन्हें फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो रॉकेट के उड़ने में भी ये लॉ क्या करता है, मदद करता है। अच्छा, हम चलते हैं तो हम अपने पीछे, इतना बड़ा हमारा पैर है तो हम पीछे वाले हिस्से से ज़मीन को प्रेस करते हैं, आगे वाले हिस्से से ज़मीन को प्रेस करते हैं तो पीछे वाला अपने आप ज़मीन उठा देती है। हम एक्शन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, अर्थ बदले में क्या लगाती है, एक और फोर्स लगा देती है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर फोर्स का। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा। उम्मीद है आज अभी हम चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ भी जाएंगे। अभी हम क्लास 9th के बेसिक 9th के लेवल पे देखें तो बस एक ही टॉपिक बच गया, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग ख़त्म किया जाए। ये वीडियो उतनी बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन आपके काम लायक है, हाँ, एग्ज़ाम के भी उसे जल्दी से जल्दी देखने के लिए, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखना है। अब सुनिए, बात ये आ रही है, ठीक है, इतना हो गया।
अब हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ही सुंदर टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक जो एग्जाम में आने का प्रबल दावेदार रहता है। एक तो इनर्शिया होता है और दूसरा ये होता है, ये सबसे ज़्यादा हाई। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप इस तरह समझिए, कह रहा है दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 और एक m2। m1 चल रहा है u1 की स्पीड से और m2 चल रहा है u2 की स्पीड से। ठीक उन दोनों को चलते चलते आपस में रास्ते पर क्या हो जाता है? टकराव। तो क्या वजन में कोई अंतर आएगा? नहीं। लेकिन जब टकराने के बाद वो अलग होते हैं फिर भी उनका वजन तो उतना ही रहता है। ये क्या हो गया? आपस में कोलाइड कर गए। कोलाइड करके मतलब लड़ लिए। ठीक, जैसे आप रोड पे इस तरह समझिए, कोई गाड़ी आगे चल रही है, वो स्लो चल रही है, पीछे वाला आके उसको धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद इसका स्पीड बदल के क्या हो गया? v1 और इसका क्या हो गया? v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जितना मोमेंटम टकराने से पहले है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after कोलिजन। और एक बात याद रखिएगा, ये हम भले ही पढ़ रहे हैं किसके ऊपर? एक बस कोलिजन के ऊपर। ये बंदूक पे भी काम करेगा। फायरिंग होने से पहले का कहानी एक तरफ रख दीजिए, घटना होने के बाद, मतलब फायरिंग घटना है तो घटना होने के बाद का अलग रख लीजिए। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है और इस बार साउंड भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अब ये निकालना हमारा काम है। टकराने से पहले टोटल मोमेंटम क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1। इसका क्या हो जाएगा? m2 u2। टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का, इस वाले का m1 v1 और इसका क्या होगा? m2 v2। अब क्या कहता है? टकराने से पहले का पूरा मोमेंटम, तो सम कर दीजिए m1 u1 प्लस m2 u2। ये बराबर होगा किसके? टकराने के बाद के पूरे मोमेंटम के, m1 v1 प्लस m2 v2। उम्मीद है इससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रिजल्ट मिल रहा है। अब बोलेंगे कैसे? इससे बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम चुटकी बजा के कर सकते हैं। जैसे अभी एक बार पूरे वर्ड को देख लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन दोबारा कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला टकराने से पहले जो दो ऑब्जेक्ट का क्या होता है? मोमेंटम होता है। टकराने से पहले इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और वेलोसिटी है u1, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1। टकराने के बाद क्या हो जाएगा? m2 u2। टकराने से पहले एक ऑब्जेक्ट का m1 और टकराने के बाद m1। इसको मान लीजिए मैं p1 बोल रहा हूँ, तो इसको p2, तो ये p1 डैश और ये p2 डैश। अच्छा मैं सही बताऊँ तो मैं इन सब नोटेशन पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बुक का भाषा है। हमें जो भाषा याद रहे, सीधा फॉर्मूला याद रखिए ना, p1 डैश, p2 डैश, ये सब फॉर्मेलिटी है एक छोर से। बच्चे को मैं इसलिए बता देता हूँ कि वो किताब पढ़ेगा, जब इसे देखेगा तो बोले सर जी को तो पता ही नहीं था, छोड़ के बढ़ गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ये फॉर्मेलिटी पूरा करना है, सही नहीं समझता हूँ। देखिए अब उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है इसका यूज कहाँ होगा। तो देखिए मैं इसका कितना सुंदर क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। देखिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जिससे आप मतलब किसी हद तक आपको बहुत मजा आएगा। देखिए लिखेगा इस तरह, ए बस traveling at 50 meter per second collides with auto of 120 kg at speed of 4 meter per second. Find the speed of auto after collision if speed of bus become 3 meter per second having mass 200 kg। अब थोड़ा बस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि एक बस जो है वो रास्ते पे 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, वो एक आगे जा रही ऑटो को टक्कर मारी। उस ऑटो का वजन कितना है? 120 kg और उसका स्पीड क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। सॉरी 40, और ये 3 नहीं है 30 है, सॉरी। अब देखिए
थोड़ा एक बार फिर से लिख देने दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 30। अब देखिए, अब इसको ऐसे किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट मान लो बस और एक को मान लो ऑटो, दोनों दिया है, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग लिखो। बस को मान ले रहा हूँ कि इसके वजन को मैं क्या मान रहा हूँ m1, तो इसको क्या मानूंगा m2। टकराने से पहले इसका स्पीड क्या था, वो u2 u1, और टकराने के बाद v1, और इसके स्पीड को u2 मानते हैं और इसके स्पीड को v2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, बस का जो वजन है m1 वो कितना है 200 kg, कितना है 200, और u1 कितना है 50, और v1 कितना हो गया है 30। लेकिन वहीं पे ऑटो का कितना है 120, और u2 किसका है, इसका कितना है, कितने है 40, और यही v2 क्या है निकालना है, इसको मान लीजिए x। जस्ट आप केवल फॉर्मूला यहाँ पे राइट कीजिए, देखिए बिना कुछ सोचे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा ये देखिए, आपको अभी फार्मूला भी बड़ा लग रहा हो, कितना बड़ा फार्मूला है, कुछ नहीं है। थोड़ा एक दो बार आप चैप्टर को रीड करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला आपके रट्टी हो जाएगा। देखिए एकदम m1 के जगह पे कितना रखेंगे 250, u1 के जगह पे 50। जस्ट मैं यहाँ से फार्मूले से यहाँ से डाटा उठा रहा हूँ, रखते जा रहा हूँ। m2 का वैल्यू 120 और u2 का वैल्यू 40 बराबर m1 का वैल्यू फिर 200 और ये 30 प्लस m2 का वैल्यू 120 और v2 का वैल्यू निकालना है जो x हमने मान लिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 25 जा 125 00 प्लस 48 00 बराबर 3 2 जा 6 और 000 प्लस 120 x। अब देखिए ये 12,500 और 4,800, 12 4 16,000, 16 1 17,300 बराबर 6,000 प्लस 120 x। 6,000 माइनस होगा तो 11,300 बराबर 120 x। तो x बराबर क्या हो गया 11,300 बटा 120, एक जीरो से एक जीरो गया, और यहाँ से 1130 बटा 12 मीटर पर सेकेंड निकल गया। क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ बस। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको आ जाने चाहिए। हम लोग अपने पढ़ा क्या हमने सबसे पहले हम, अच्छा एक समय के लिए सोचिए, आपको लग रहा हो कि बहुत तेज सर ने ख़त्म किया, ऐसा नहीं हुआ। आपको टॉपिक सब बताया गया है। अभी मैं एक वीडियो केवल क्वेश्चन का ला दूंगा पूरा का पूरा। प्रेशर सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, आपके बुक से अब हटा दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसमें कुछ क्वेश्चन प्रेशर को उठा लूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए अभी के लिए। और आप वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और उनकी भी मदद करें।